Hello everyone, welcome to Economics by Vishan Arpita. So in today's video, UGC Net Economics के हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस. सो इससे पहले 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं. सो इफ़ यू वांट टू गो वॉच इट तो मेरी प्रीवियस वीडियोस आपको मिल जाएंगी ऑन माय चैनल. प्लेलिस्ट बनी है, उसमें यू विल गेट ऑल द मतलब 2019 का ही दिसंबर का पेपर भी पूरा सॉल्व है, प्लस इसके 2 पार्ट्स जो बने हुए हैं दे आर ऑल्सो देयर इन द प्ले लिस्ट इटसेल्फ. ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. 40th क्वेश्चन, इसमें मैच द फॉलोइंग है. थियरी ऑफ बिग पुश पूछ रखा है हमारे से. वारंटेड ग्रोथ रेट तो देखते ही आपको आंसर याद आ जाएगा क्या होता है, हेरोड. तो बी का तो सीधा हो गया हमारा लास्ट वन, फोर्थ. तो बी का फोर्थ इज दिस, तो मतलब सी जो है अगर एक भी आता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, और ए का हमारा बिग पुश किसने दी थी, रोसिस्टन रोडन. ये भी मैं अपनी वीडियो, मेरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है, उसमें मैं पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाया आपको कि रोसिस्टन रोडन ने क्या बिग पुश थियरी में बताया था, वो भी कवर्ड है. और जो हमारा सी है दैट्स वन, मतलब ये अगर आपको नहीं भी आता तो चल जाएगा. ठीक है, एंड और हमारा लास्ट वाला है एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल किसने दिया था, वो हमें पता है रोमर ने दिया था. हम पढ़ते ही हैं इसमें, टेक्नोलॉजी जो है वो एंडोजिनसली गिवन है. ठीक है, सो सी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइनेंसिंग क्राउड आउट इकोनॉमिस्ट मीन्स. उससे मतलब क्या आता है, मतलब क्या होता है क्राउडिंग आउट. आपको याद होगा कि जब इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो घट जाती है. तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना, तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट घटना, जब प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो मार्केट से भाग जाते हैं, क्राउड आउट हो जाते हैं. सो दैट इज़ फाइनेंसिंग क्राउड आउट. ठीक है, सो इंटरेस्ट रेट बढ़ना. ठीक है, सो यही ड्राइव अप इंटरेस्ट रेट. ये कौन सा है, दैट्स सी. गवर्नमेंट बोरोइंग्स ड्राइव अप हमारी इंटरेस्ट रेट, उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है. गवर्नमेंट की बोरोइंग ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है. सो दैट इज़ द आंसर ऑफ 41st क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम जो है वो किसने, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था. सो क्या वो सिक्योरिटी ओरिएंटेड क्रेडिट है, नहीं, गलत है. बी पूछा हुआ है क्या वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड क्रेडिट है, नहीं, गलत है. सी जो है दैट्स द करेक्ट, वो पर्पस ओरिएंटेड क्रेडिट है. किसी डायरेक्ट क्रेडिट के अंदर, प्रोग्राम के अंदर पैसे लगाना, दैट्स द पर्पस. जैसे मनरेगा में पैसे, या हमारा और जैसे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे मिड डे मील प्रोग्राम, वो पर्पस ओरिएंटेड है, उसके लिए पैसे लगाना, दैट्स वो डायरेक्ट क्रेडिट है, पैसे दिए जा रहे हैं उसमें. सो दैट इज़ पर्पस ओरिएंटेड क्रेडिट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस. कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस का. हम मेरी इस पे भी वीडियो बनी हुई है. ठीक है, वो भी आप जाके देख सकते हैं. इसमें कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट तीनों होते हैं. कौन सा नहीं होता, दैट्स द टैक्सेशन. सो डी जो है इसमें करेक्ट है क्योंकि नॉट पूछा हुआ है. सो यही है इसमें वाइजमैन की. सरकार जो है, जैसे कोई कलामिटी आ गई, नेचुरल कलामिटी आ गई, उसकी वजह से अगर बढ़ रहा है हमारा, उसकी वजह से गवर्नमेंट का, सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है, तो उससे वो टैक्सेशन को भी बढ़ा देते हैं. ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट और इंस्पेक्शन इफेक्ट भी मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस के अंदर. तो ये तीनों जो हैं वो इफेक्ट्स ही होते हैं वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस. जो नहीं होता दैट्स द टैक्सेशन इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which consideration a commercial bank does not keep in mind to manage its assets and liability. कौन सी चीज़ वो दिमाग में नहीं रखते अपनी एसेट्स या लाइबिलिटी को मैनेज करने के लिए. इसका आंसर जो है देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन जो है लिक्विडिटी, ये करते हैं. कौन सा नहीं करते, तो वो हो जाएगा हमारा इक्वलिटी. ठीक है, ये जो हैं दोनों, ये तीनों जो हैं वो करते हैं, माइंड में रखते हैं.
वाइल मैनेजिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। लिक्विडिटी को भी देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, सॉल्वेंसी क्या है, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। कौन सा नहीं देखते, दैट इज़ इक्विडिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45th क्वेश्चन। सो इसमें एक्सटर्नल ड्रेन मतलब बाहर पैसा बह रहा है, लीव्स विच टाइप ऑफ इम्पैक्ट, कौन सा इम्पैक्ट छोड़ती है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल ड्रेन होगा तो क्या इम्पैक्ट छोड़ती है, दैट इज़ ये लोअर व्हाट इम्पैक्ट डज विच टाइप ऑफ इम्पैक्ट ऑन कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कौन सा इम्पैक्ट पड़ता है, दैट इज़ हमारा वो लोअर कर देती है रिजर्व्स ऑफ बैंक के। ड्रेन हो रहा है, पैसा बह रहा है, ड्रेन मतलब जा रहा है पैसा। ठीक है, सो उससे पता चलिए रिजर्व्स जो है बैंक के क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अज्यूम दैट एन इकोनॉमी बिगिन इन मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पे इकोनॉमी जो है वो स्टार्ट होती है। टैक्सेस जो है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो जाते हैं। टैक्सेस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज देयर इज़ एन एक्सपेंशनरी डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी, रिसेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी की सी पूछा हुआ है, एक्सपेंशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी की डी लास्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ देयर इज़ अ स्टैगफ्लेशन इन द इकोनॉमी। अगर ऐसा कुछ होता है कि इकोनॉमी जो है वो बिगिन करती है एक मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के साथ और टैक्सेस जो हैं वो एकदम से सिग्निफिकेंटली कम होते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस चेंज, इस चेंज का क्या इफ़ेक्ट होता है कि हमारा बेसिकली क्या होता है, एक्सपेंशन होती है बट डिफ्लेशन हो जाती है इकोनॉमी में। टैक्सेस कम हो रहे हैं ना, सिग्निफिकेंटली कम हो रहे हैं टैक्सेस। जो टैक्सेस लोगों से पहले कलेक्ट होने थे उससे कम हो रहे हैं वो टैक्सेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टैक्सेस कम हो रहे हैं मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा हाथ में, वो ज़्यादा खर्च करेंगे, डिमांड करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगी, एक्सपेंशन होगी बट डिफ्लेशन रहेगी इकोनॉमी में। ठीक है, सो दैट इज़ देयर। सो सी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47th क्वेश्चन। एन इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई में इंक्रीज़ हो रहा है, विल इंक्रीज़ द, उससे क्या होगा, विल इंक्रीज़ द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। डिमांड जो है गुड्स और सर्विसेज के वो बढ़ जाएंगे, गुड्स और सर्विसेज के डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। सो बाय किससे बढ़ेगा, बाय रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो करने से कम होगा, डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगा, नहीं, गलत है। सो रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट सो दैट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। हाँ, ये बताइए कि बेसिकली रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या, एग्रीगेट डिमांड को स्टिमुलेट कर रहे हैं। कैसे, अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा तो ज़्यादा लोगों के पास इंटरेस्ट रेट कम ब्याज दर पे पैसे मिल रहे हैं, तो लोग कम ब्याज दर पे पैसे लेके ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। और इन्वेस्टमेंट किसका कंपोनेंट है, एग्रीगेट डिमांड का, तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो वही डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी जब देयर इज़ लोअरिंग इन द इंटरेस्ट रेट, सो दैट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो बी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोविजन अंडर द मेंबरशिप क्लॉज ऑफ द IMF इज़ दैट कि एनी कंट्री कैन बिकम, कौन सी कंट्री जो है वो मेंबर बन सकती है IMF के क्लॉज के हिसाब से। ठीक है, सो उसके हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, कंट्री इज़ विलिंग टू बी, कंट्री एक विलिंग होनी चाहिए मेंबर बनने के लिए वर्ल्ड बैंक का, और विलिंग टू पे, पैसे देने के लिए तैयार होनी चाहिए। सो दैट्स अ रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट, एक कंट्री जो है वो विलिंग होनी चाहिए टू बी अ मेंबर एंड विलिंग टू पे ऑल द सब्सक्रिप्शन इन गोल्ड, ये भी गलत है हमारा। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, कंट्री जो है वो विलिंग होनी चाहिए टू बी अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड विलिंग टू पे द सब्सक्रिप्शन, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, और ये ऐसा कुछ नहीं होता कि कंट्री इज़ विलिंग टू बी अ मेंबर ऑफ यूएनओ की तो यहाँ बात ही कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है। एंड विलिंग टू पे द सब्सक्रिप्शन, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, अगर प्रोविज़न है IMF के अंदर कि मेंबरशिप का क्लॉज क्या है, उसमें ये बता रखा है कि एक कंट्री जो है वो मेंबर बन सकती है IMF का, अगर वो कंट्री जो है वो विलिंग है मेंबर बनने के
वर्ल्ड बैंक और विलिंग टू पे सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है जो एक कंट्री को पे करनी होती है, अगर वो विलिंग है उसको पे करने के लिए देन वो IMF के क्लॉज के मेंबरशिप क्लॉज के हिसाब से वो IMF का मेंबर बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग है, इसमें बस आपको ईयर्स ही याद रखने और तो कुछ नहीं याद रखना। सो इसमें हमें अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। ICICI कब वो हुआ था, IDBI कब हुआ था। सो इसका आंसर C है। इसको आप वैसे देख लो, ईयर कई बार याद नहीं रहते, आप वैसे याद कर लो ईयर्स। ICICI थर्ड ऑप्शन 1955। ठीक है, सो ये ICICI, तो ICICI के आगे ही लिख लो कि 1955। ठीक है, नेक्स्ट B जो है दैट्स फर्स्ट 1975 में हमारा ये बना था IRBI। ठीक है, C फोर्थ, दैट इज़ C का फोर्थ विच इज़ 1948 एंड IDBI इज़ 1964। ठीक है, सो सबसे पहले IFCI जो है वो बना था, उसके बाद ICICI आया, फिर हमारा IDBI आया, फिर IRBI आया। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना IFCI, फिर ICICI, फिर उसके बाद हमारा IDBI, फिर लास्ट में जो है दैट इज़ IRBI। फर्स्ट याद रख लो IFCI, सेकंड ICICI, फिर IDBI, फिर IRBI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंक्रीज इन फिजिकल स्पेंडिंग लीड्स टू अ शिफ्ट इन, हमारा जो फिलिप्स कर्व है टू द लेफ्ट, शिफ्ट ऑफ फिलिप्स कर्व टू द राइट, movement along the Phillips curve such as unemployment raises, inflation also raises. D option is missing, so I'll cover this in the next video of mine। 50th क्वेश्चन उसमें कवर कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के अंदर कौन से इन्वॉल्व होते हैं एक्सपोजर। पहला ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता है, अकाउंटिंग एक्सपोजर होता है, और कौन से एक्सपोजर होते हैं, क्या वो ट्रांसलेशन एक्सपोजर होता है, B फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपोजर होता है, C रिजिडिटी एक्सपोजर होता है, D इकोनॉमिक एक्सपोजर होता है। तो ये तीन तो कोई एक्सपोजर नहीं होते जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो ट्रांसलेशन एक्सपोजर होता है कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो एक्सपोजर होता है, दैट इज़ ट्रांसलेशन एक्सपोजर। ठीक है, सो दैट इज़ दैट अकाउंटिंग एक्सपोजर होता है और ट्रांजैक्शन का एक्सपोजर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है क्रेडिट कंट्रोल का, क्या वो स्टेबिलिटी है जनरल प्राइजेस की, ये तो होता है ऑब्जेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का। प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी होता है। इंश्योरिंग एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट फ्लो का। डी प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर, ऐसा कुछ नहीं होता ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के अंदर, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो विच इज़ नॉट के हिसाब से दिस इज़ द करेक्ट आंसर डी। ठीक है, अब मैच द फॉलोइंग पूछ रखे हैं। कैम्ब्रिज एंड मल्टीप्लायर इंटरैक्शन, सॉरी कैम्ब्रिज एंड एक्सेलरेटर एंड कैम्ब्रिज इंटरैक्शन, कैम्ब्रिज अप्रोच, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस से तो सीधा सीधा पता चल रहा है किसने दी थी, मॉडिगैमी। तो सी का में देख लो फर्स्ट कौन सा है, दिस, इसी से ही आपको आंसर आ जाएगा कि बी जो है वो सही है। ठीक है, बाकी आप देख लो कि कौन सा किसने दिया था, कि अगर अगली बार ये ना आए लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, यू शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी ऑप्शंस। ठीक है, सो ए का इस थर्ड, पाउल सैमुअल्सन ने एक्सेलरेटर और इंटरैक्शन इफेक्ट के बारे में बताया था। ठीक है, सो
ए का थर्ड, पाउल सैमुअल्सन ने एक्सेलरेटर और हमारा मल्टीप्लायर के बारे में बताया था। बी इज़ फोर्थ, बी इज़ हमारा कौन सा, कैम्ब्रिज अप्रोच। कैम्ब्रिज अप्रोच जो है वो किसने दी थी, कैम्ब्रिज अप्रोच जो थी दैट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल एंड AC पिगू। ठीक है, सो AC पिगू और अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था कैम्ब्रिज अप्रोच। एंड सी इज़ लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, तो मैंने आपको बता ही दिया, मोडिग्रामी ने दिया था। एंड एफिशिएंसी वेज मॉडल जो था दैट वाज गिवन बाय एक्रलॉफ एंड येलेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्सियन एनालिसिस द सरप्लस वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो सरप्लस वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्या वो डिपेंड करती है सरप्लस एंड नेसेसरी लेबर वर्क के ऊपर। हाँ, सरप्लस वैल्यू जो है वो सरप्लस और नेसेसरी लेबर वर्क के ऊपर डिपेंड करती है। क्या वो नेसेसरी लेबर टाइम के ऊपर ही डिपेंड करती है सिर्फ, क्या वो सरप्लस लेबर टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, या वो नॉमिनल वेज रेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें नेसेसरी और सरप्लस लेबर टाइम के ऊपर, एक ज़रूरी और एक सरप्लस लेबर दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विडिटी एग्रीगेट्स कौन से हैं, दिस इज़ L1 L2 L3 जो हैं वो लिक्विडिटी एग्रीगेट्स हैं। ये ऑल्दो हमारा ब्रॉड मनी होता है बट आपको पता होना चाहिए, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, व्हाट इज़ NM, क्या ये इसी का ही तो नहीं है, क्या ये इसमें क्लासीफाइड तो नहीं, ये ब्रॉड मनी होता है। बट इसका करेक्ट आंसर जो है लिक्विडिटी एग्रीगेट्स के अंदर L1 L2 L3 जो हैं क्लासीफाई किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब डिप्रेशन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ होना चाहिए। जब डिप्रेशन होता है तो क्या टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देना चाहिए, या टैक्सेस को अनचेंज और पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर देना चाहिए। ये जो है सही है, टैक्सेस को आप अनचेंज रखो, टैक्सेस को यू शुड, जब डिप्रेशन है, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो रहा, प्राइजेस नहीं बढ़ रहे, तो टैक्सेशन को उतना ही रखो। पब्लिक का जो एक्सपेंडिचर है, जो सरकार लोगों के ऊपर पैसा खर्च करती है, उसको इंक्रीज़ कर दो। सो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जानी चाहिए अगर डिप्रेशन है तो। सो दिस इज़ अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज़ हो सकता है कि टैक्सेस को क्या रखना है, वैसा जैसा था, बट गवर्नमेंट का, सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच one of the following does not determine the amount of years of schooling demanded by an individual to qualify a modern job। ठीक है, क्या वो वेज और इनकम डिफरेंशियल है, या वो probability of success in finding a modern job है, या opportunity cost है, या expansion of health care infrastructure in urban area। ये पूछा हुआ है कि कौन सा नहीं है जो डिटर्मिन करता है अमाउंट ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो कि डिमांडेड है बाय एन इंडिविजुअल अगर वो एक मॉडर्न जॉब लेना चाहता है, क्वालिफाई करना चाहता है। विच इज़ नॉट, कौन सा नहीं है जो अमाउंट ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को नहीं लेता, डिटर्मिन नहीं करता, तो ये जो है वो नहीं करता। वैसे आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं कितने सिमिलर ऑप्शंस हैं, तो एक ऑड वन आउट को उठाओ और फेंक दो, दैट्स द आंसर। और नॉट ही पूछा है इसमें, तो वेज एंड इनकम डिफरेंशियल तो करता है, डिटर्मिन करता अमाउंट ऑफ ईयर्स, कितने साल स्कूलिंग डिमांडेड है एक इंडिविजुअल की एक मॉडर्न जॉब को क्वालिफाई करने के लिए, वो चीज़ मांगी जाती है। वेज एंड इनकम डिफरेंशियल उसके बेसिस पे होता है। एक इंडिविजुअल मास्टर्स है और एक इंडिविजुअल ग्रेजुएट है या 10th क्लास है, उनकी सैलरीज़ में ही, सरकारी दफ्तर में इतनी वेरिएशंस होती हैं, वो अगर नौकरी लेने जाएँ तो उसी हिसाब से होता है कि वेज और इनकम डिफरेंशियल इज़ बेस्ड ऑन द स्कूलिंग जो कि डिमांड की जा रही है फॉर अ मॉडर्न जॉब। ठीक है, बी जो है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन फाइंडिंग मॉडर्न जॉब एम्प्लॉयमेंट, उसकी भी प्रोबेबिलिटी को काउंट किया जाता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ऐसी मॉडर्न सेक्टर एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लेगा। सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्कूलिंग, स्कूल को छोड़ने की क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये भी कंसिडर की जाती है। जिसने 12वीं से स्टार्ट किया है, 12वीं
12वीं क्लास के बाद ही काम करना स्टार्ट कर दिया, तो मतलब उसने उन स्कूलिंग ईयर्स को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़ के फॉरगो करके उसने कमाना स्टार्ट किया जल्दी, तो उसकी सैलरी इतनी नहीं होगी. सो दैट इज़ देयर. ठीक है. सो डी जो है दैट्स द ऑप्शन की एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन एरिया, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है इससे. सो ये जो है ये नहीं है. ठीक है. अब पूछा हुआ है कौन सा जो है विच इज़ एसोसिएटेड विद इंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी, कौन सी जो थ्योरी है इसमें से जो कि एसोसिएटेड है इंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी के साथ. तो हमें पता है सबको कौन सी नहीं है. ये सारी हैं, पाउल सैमुअल्सन ने दी थी, रॉबर्ट लूकस ने भी दी थी. कौन सी नहीं है? ये नहीं है. रॉबर्ट सोलो ने जो है इन्होंने थ्योरी जो दी है उसके अंदर टेक्नोलॉजी जो है दैट इज़ एक्सोजनसली डिटर्मिन्ड. अगर यही हम पॉल रोमर की बात करें तो रोमर के मॉडल के अंदर जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ इंडोजनसली गिवन. वो ग्रोथ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी. तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्चर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वेयर एज इन सोलो मॉडल ये एक्सोजनसली डिटर्मिन्ड है. हाँ, इसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली लेके उसको नहीं बता रखा. ठीक है. सो रॉबर्ट सोलो जो है दैट्स द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Under which system the central bank is authorized by law to issue a fixed amount of notes against the government security and any excess is to be fully backed by gold and silver? किस में ऐसा होता है? क्या वो मैक्सिमम फिड्यूशरी सिस्टम है? नहीं. क्या वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है? नहीं. क्या वो फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम है? यस. गोल्ड और सिल्वर से अगर बैक्ड है सिक्योरिटीज़ जो हैं एंड जो एक्सेस है वो फुली बैक्ड है बाय गोल्ड एंड वो, और फिक्स नोट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, दैट्स द फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम. ठीक है. सी जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. जो हमारी रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस है वो सजेस्ट करती है दैट द फोरकास्ट दैट पीपल मेक, जो लोग बनाते हैं कंसर्निंग फ्यूचर इन्फ्लेशन रेट, आगे का इन्फ्लेशन रेट को देखना. फर्स्ट जो है उसका ऑप्शन दे रखा है कंसिस्टेंटली ओवर एस्टिमेट द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन फ्यूचर, आर ऑलवेज करेक्ट, कंसिस्टेंटली अंडर एस्टिमेट द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द फ्यूचर, या आर करेक्ट ऑन एन एवरेज बट सब्जेक्ट टू एरर्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली. तो डी जो है इसमें करेक्ट है. इसमें यही पूछ रखा है कि रैंडम एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस जो है वो सजेस्ट करता है कि जो फोरकास्ट लोग बना रहे हैं आगे का, मेक कुछ कंसर्निंग फ्यूचर इन्फ्लेशन रेट, जिसके अंदर वो क्या करते हैं करेक्ट, जो वो करेक्ट होते हैं ऑन एन एवरेज में करेक्ट होते हैं, बट दे आर सब्जेक्ट टू कुछ ना कुछ एरर्स हो सकते हैं जो कि दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली, जो कुछ रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड उसमें कुछ ना कुछ एरर्स हो सकते हैं, बट ये ऑन एन एवरेज करेक्ट ही रहते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. स्टे ट्यून्ड विद दैट एज वेल. ऑल्सो अगर आपको इन सारी चीज़ों का PDF चाहिए यू विल हैव टू गो टू माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप ये ले सकते हैं. और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.